अस्सलामुअलैकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने बोहर्स थ्योरी को स्टडी करा एटम के हवाले से और हमें पता चला कि क्या है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। और अब हमें उस थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए, उन पोस्टुलेट्स को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी और चीज़ें समझनी है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। और पहली जो आज हम चीज़ समझने वाले हैं वो है अबाउट द रेडियस ऑफ एटम। और अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक डेरिवेशन है जिसे हम ड्राइव करेंगे, radius of nth orbit of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के किसी भी nth ऑर्बिट का, यानी कि पहले ऐसा फॉर्मूला मैं ड्राइव करना चाह रहा हूँ जिससे हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का, दूसरे ऑर्बिट का, तीसरे ऑर्बिट का, तमाम के तमाम का रेडियस जो है वो कैलकुलेट हो जाए। और उसे बहुत रेडियस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हम जो है वो बहुत रेडियस के बारे में भी काम करने वाले हैं। तो मुख्तलिफ तरीकों से सवाल पूछा जाता है, लेकिन आपने बेसिकली समझना है कि मैं क्या चीज़ ड्राइव करने वाला हूँ, इससे फिर आपको आइडिया हो जाएगा, क्लियरली आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले बात समझने की ये है कि जो कुछ बोहर ने हमें बताया वो हम हाइड्रोजन एटम पे अप्लाई कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम पर ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं? बिकॉज वो सिंपलेस्ट एटम है। क्या हाइड्रोजन का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें वो पता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है वहां पे मौजूद होता है एक प्रोटॉन, ठीक है ना। और लेट से उसके ऊपर जो चार्ज है उसको Ze से शो कर देते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जाहिर सी बात है उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और फिर ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ, लेट से v के साथ रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है ना। वो इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड न्यूक्लियस। तो एटम, हाइड्रोजन एटम को हमने क्यों सपोज किया? क्योंकि आप याद रखिए कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये आ गया न्यूक्लियस, उसके अंदर एक ही प्रोटॉन होता है। कितना चार्ज है तो उसको हमने Ze से शो कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको हम स्मॉल m से शो करेंगे। और फिर जो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, वो कहलाता है आर रेडियस। और बेसिकली इसी रेडियस के फॉर्मूले को हम ड्राइव करने वाले हैं। यानी कि हम क्या करेंगे, हम बोहर्स एटॉमिक मॉडल को इस्तेमाल करते हुए फाइंड करेंगे कि भाई जो हाइड्रोजन के, सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं, बाद में एटम्स पे अप्लाई होता है, बट फिलहाल डिस्कशन रख रहे हैं हाइड्रोजन तक के। हाइड्रोजन का जो पहला ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना होता है, हाइड्रोजन का दूसरा ऑर्बिट जो है उसका रेडियस कितना होता है, ये सारी की सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सपोजिशन है वो क्या क्या है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, अगेन रिपीट कर लेते हैं, ठीक है ना। Ze क्या चीज है? Ze है हमारे पास चार्ज इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, ठीक है ना। और अगर सिर्फ स्पेसिफिकली Z की बात करूं तो Z किसे शो करता है? Z शो करता है एटॉमिक नंबर को। पिछली क्लासेस में हम लोग ऐसा स्टडी कर चुके हैं। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है वो मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो हमें टोटल Ze मिल जाएगा। और E क्या है? E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। E अभी मैं बता भी देता हूँ E क्या चीज है, ठीक है ना। E तो बता दिया, मैं आपको E बताता हूँ E क्या है। E है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू अभी डेरिवेशन में आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ कंसीडरेशन है। इसी तरीके से हमें मास की जरूरत पड़ेगी। M क्या चीज है? तो याद रखो M है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। तो अब जो है ना, इन बेसिक आइडियाज को लेते हुए हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है फॉर रेडियस। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? देखो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। आप लोगों ने फिजिक्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, नहीं तो वीडियो पड़ी हुई है लेक्चर के ऊपर, वहां पे देख सकते हो। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको लेट से हम लोग शो कर देते हैं FC से, वो बराबर होती है mv²/r, ठीक है ना। लेट से ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। यह है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि सेंटर से अवे मूव करवाने की कोशिश करती है इस इलेक्ट्रॉन को, और ये डिपेंड कर रही है कि इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड के साथ यहाँ पे मूव कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पे आ गया mv²/r। जबकि जो दूसरी फोर्स है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जिसे हम सेंट्रीपेटल फोर्स भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, एक लॉ है कूलम्स लॉ, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। कूलम्स लॉ के मुताबिक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो उस पर हम एक फोर्स अप्लाई, जो फोर्स हम फाइंड करते हैं वो होती है के कूलम्स कांस्टेंट है। Q1 पहली बॉडी का चार्ज होता है, Q2 दूसरी बॉडी का चार्ज होता है, और R² होता है उनके दरमियान का डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली बात को समझने की कोशिश करें तो इन
सीजीएस सिस्टम, अगर सीजीएस सिस्टम के अंदर बात करें तो जो कूलम्स कांस्टेंट है ये बराबर होता है 1 के, पहली बात। फिर जो यहाँ पर हम लोग चार्जेस सपोज कर रहे हैं, तो जो पहला चार्ज है Q1 वो हम करेंगे जो न्यूक्लियस पे चार्ज है। जो दूसरा चार्ज हम सपोज कर रहे हैं ये वो चार्ज है जो एक इलेक्ट्रॉन पर है। बाकी आर तो आप जानते ही हैं डिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको क्यों अप्लाई किया, क्योंकि याद रखो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम होता है सेंटर से अवे लेकर जाना है, लेकिन वो कौन सी फोर्स होती है जो इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ खींचती है, न्यूक्लियस की तरफ खींचती है, कौन सी फोर्स है? तो याद रखो उसे कहते हैं कूलम्स फोर्स, जो कोई होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसी वजह से तो वो उस तरफ जा रही होती है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्टेड होता है। और जैसे कि हम जान चुके हैं कि यहाँ पर क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रही है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी, तभी तो रिवॉल्व कर रहा है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा होती तो सेंटर से जाके टकरा जाता, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होती तो इलेक्ट्रॉन अवे चला जाता। ठीक है ना। तो फिलहाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही थी mv²/r, और जो अट्रैक्शन की फोर्स है वो मैंने आपको बता दी कूलम्स लॉ के मुताबिक F = k Q1 Q2/r², जबकि k कूलम्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 1 होती है इन सीजीएस सिस्टम। और Q1 जो है वो ZE के बराबर आएगा, Q2 जो है वो E के बराबर आएगा। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो कंपेयर करके रिजल्ट क्या मिला? कंपेयर करके रिजल्ट मिलेगा कि जो लिखा हुआ है mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, वो बराबर आएगा, k तो 1 के बराबर हो गया था तो ZE एक q की जगह पर आ गया इंटू E, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है? अपॉन में लिखा हुआ है r²। ठीक है, दोबारा देखो, यहाँ पर ये जो k था ये तो 1 के बराबर हो गया, Q1 की जगह मैंने ZE लिखा, Q2 की जगह पे E लिखा, तो ये आ गया कुछ इस तरीके से। तो मल्टीप्लाई करा के ये हो जाएगा कितना, mv²/r, और ये हो जाएगा ZE²/r²। तो सबसे पहले एक r से एक r को हमने किया कैंसिल, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या है? mv² = ZE²/r। ठीक है ना। इक्वेशन 3 का नाम देके रुक जाते हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा बोहर्स एटॉमिक मॉडल में, सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना, एक पोस्टुलेट जो था उसका कि अगर कोई भी पॉसिबल स्टेट है तो वो तब होती है जब उसका एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो? जो एंगुलर मोमेंटम है जिसे हम mvr से शो करते हैं वो बराबर होगा nh/2π के। याद है ना, h प्लैंक्स कांस्टेंट था, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, m मास, v वेलोसिटी और r है रेडियस। तो यहां से एक काम करो, जरा v की वैल्यू को अलग करो। क्यों अलग कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। v की वैल्यू को अलग करेंगे तो हो जाएगा किसके बराबर? ये हो जाएगा, ऊपर आएगा NH डिवाइडेड बाय 2π पहले से लिखा हुआ था, m और r इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब ये जो v की वैल्यू थी इसको हम रखेंगे इक्वेशन 3 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में रखने का फायदा क्या हुआ? m अपनी जगह पर है, v के स्क्वायर पर ये आ जाएगा NH/2πmr, और यहां पर आ जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले से क्या लिखा हुआ है? ZE²/r। ठीक है ना। स्क्वायर जरा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो m आ गया, और साथ में आ गया n² और आ गया h², और डिवाइड में 4π² m² r², और यहाँ पे लिखा हुआ है ZE²/r। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करो। सबसे पहले यहाँ पर एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ क्या करना है, इस एक r को अलग कर लो, r इधर चला गया, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पर आके हो जाएंगी डिवाइड। तो पर बचेगा n² h², और यहाँ पे हो जाएगा 4π² ZE², और क्या बच गया? m बच गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया रेडियस का, रीअरेंज करके लिख देता हूँ थोड़ा क्लियरली। r बराबर आ गया, ऊपर है n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, नीचे आ गया 4π² और ZE² और साथ में आ गया m। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला। अब रेडियस का फॉर्मूला निकालने के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिट की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेंगी, देखो n तो होगा 1 के बराबर। अच्छा, z एटॉमिक नंबर होता है तो वो तो होगा ही क्या? 1। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए। ठीक है ना।
और बाकी सबसे पहले एच के बारे में बताते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम के अंदर 6.625 10 रेज टू द पावर -27 अर्ग सेकेंड होती है, ठीक है ना, ये आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट। इसी तरीके से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे हमने एम से शो करा है वो होता है ग्राम में, बताना पड़ेगा, सीजीएस सिस्टम में सॉल्व कर रहे हैं। 9.11 10 रेज टू द पावर -28 ग्राम्स, ठीक है। इसी तरीके से हमें जरूरत पड़ेगी ई की, तो ई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ई जो है वो हमें एसयू में मेजर करना पड़ेगा, कूलम में मेजर नहीं करेंगे। तो होती है 4.802 10 रेज टू द पावर -10 ESU, ठीक है ना। कूलम जो है वो तो ऐसा यूनिट है तो वो -19 कूलम आता है, लेकिन बहरहाल हमें इसी में सॉल्व करना पड़ेगा। वैल्यूज पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो मैं अभी फॉर एग्जांपल R1 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, जिसको A0 से भी शो किया जाता है, लेकिन फिलहाल R1 है, A0 में आगे आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, h का स्क्वायर यानी कि 6.625 10 रेज टू द पावर -27 का करना पड़ेगा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4, पाई की वैल्यू 3.14 का स्क्वायर इनटू z है 1 के बराबर, e का स्क्वायर, e हमने बताया 4.802 10 रेज टू द पावर -10, इसका करना पड़ेगा स्क्वायर। और फाइनली वैल्यू ऑफ m आ जाएगी, m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 10 रेज टू द पावर -28। तो आपने सिर्फ कैलकुलेटर के अंदर इसकी वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के रेडियस का, जिसको A0 बोहर्स रेडियस से भी शो करते हैं। A0 बोहर्स रेडियस कहलाता है, या रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 0.529 10 रेज टू द पावर -8। अगर एक्सपोनेंट कुछ और आ रहा हो तो उसको रीअरेंज कर लेना, -8 में कर लेना, क्योंकि यही जो -8 सेंटीमीटर होता है ना, -8 सेंटीमीटर, यही एक और चीज कहलाता है, एक और यूनिट बनता है, और वो यूनिट कहलाता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो एंगस्ट्रॉम है ये बेसिकली यूनिट होता है 10 रेज टू द पावर -8 सेंटीमीटर के बराबर। तो इससे याद रखना भी आसान हो जाता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ये जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली A0 बोहर्स रेडियस कहलाता है या R1 कहलाता है। अब एक बात देखो, अगर मुझे 2 सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालना होगा तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए बाकी क्या फर्क आएगा, कॉन्स्टेंट्स तो सारे सेम रहेंगे ना। अगर मैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए सॉल्व करूंगा तो देखो सिर्फ यहां पर n की जगह पे 2 आएगा, और बाकी सारे जो वैल्यूज हैं वो तो पुट करके ऑलरेडी मैं आंसर ला चुका हूं। तो इसका मतलब R2 का आंसर क्या आएगा, R2 का आंसर आएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर, क्योंकि n का स्क्वायर करना है और बाकी चीजें ऐसी रहेंगी 529, और यहाँ पर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस मिल जाएगा। फिर थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या करेंगे, R3 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर इनटू 0.529 और एंगस्ट्रॉम। अब इसी तरीके से चलते चलते अगर मुझे nth ऑर्बिट का आंसर चाहिए, फॉर nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसके लिए क्या फर्क आएगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे Rn, और फिर आएगा n का स्क्वायर, और साथ में यही वैल्यू आएगी क्या, 0.529 और कितना, एंगस्ट्रॉम के बराबर, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू फाइंड रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट, ठीक है ना, 0.529 एंगस्ट्रॉम। और बुक में जो है वो इसको जो है वो बोहर्स रेडियस के तौर पे भी लिखा हुआ है। तो यही फॉर्मूला लिखने का एक और तरीकेकार भी हो सकता है कि हम क्या करेंगे, अगर कभी भी Rn मालूम करना होगा तो वो बराबर आ जाएगा n स्क्वायर इंटू A0 के। और A0 मैंने आपको ऑलरेडी बताया, A0 हम किस चीज को कह रहे हैं, A0 हम इसी वैल्यू को कह रहे हैं, 0.529 एंगस्ट्रॉम को कह रहे हैं। और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बोहर्स रेडियस, ठीक है ना, इससे आप याद रख सकते हो। सो आई होप आज की जो डेरिवेशन है आपको समझ में आ गई होगी, और इंशाल्लाह रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्राइव करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर कुछ है तो बिल्कुल आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।